फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल साइकोलॉजी वर्ल्ड। सो यहाँ हम बात कर रहे हैं एंटी-अनेट साइकोलॉजी की और यहाँ हमारा फर्स्ट यूनिट इमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी के टॉपिक्स हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी की, अस्तित्वात्मक मनोविज्ञान। सो आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। सो अस्तित्ववादी मनोविज्ञान, जैसा कि हम जानते हैं कि यह काफ़ी हद तक ये मानवतावादी मनोविज्ञान से मिलता जुलता है। इसकी उत्पत्ति वैसे तो यूरोप में हुई थी। यूरोप के कुछ फिलोसफर्स थे, दर्शन शास्त्री थे, जिन्होंने अपने थॉट्स रखे थे इस बारे में और आगे चलकर कुछ मनोवैज्ञानिकों ने उन्हीं थॉट्स को आगे बढ़ाया और भी ज़्यादा डेवलप उन्होंने किया। और धीरे धीरे अस्तित्ववादी मनोविज्ञान इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया कि ये यूरोप से अमेरिका में भी फैल गया और वहाँ भी ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ। सो अगर हम बात करें अस्तित्ववादी मनोविज्ञान के इसके संस्थापक की, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ कोई एक नाम नहीं है जिनको कि हम कह सकें कि इन्होंने ही अस्तित्ववादी मनोविज्ञान की स्थापना की है। बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों और दर्शन शास्त्रियों ने मिलकर इस मनोविज्ञान को मनोविज्ञान बनाने में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन इन्होंने दिया हुआ है। सो इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। यहाँ सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये अस्तित्ववादी मनोविज्ञान क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, किस तरह से ये डेवलप किया गया। सो यहाँ हम देखते हैं कि अस्तित्ववादी मनोविज्ञान यूरोप में विकसित किया गया था। यूरोप के ही कुछ दर्शन शास्त्री थे जिन्होंने अस्तित्ववाद पर अपने थॉट्स रखे और आगे चल करके मनोवैज्ञानिकों ने उसे और ज़्यादा डेवलप किया और जल्द यह अमेरिका में भी फैल गया। यह व्यवहारवाद का कट्टर विरोधी है। मीन्स जो अस्तित्ववादी मनोवैज्ञानिक हैं वो व्यवहारवाद का बहुत ही ज़्यादा विरोध करते हैं, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग अस्तित्ववादियों का मानना है कि व्यवहारवाद में मनुष्यों की तुलना एक मशीन से की गई है, मनुष्यों की तुलना पशुओं से की गई है। यहाँ पर इसलिए ही ये अस्तित्ववादी मनोवैज्ञानिक व्यवहारवादियों का बहुत ज़्यादा विरोध करते हैं और इनका मानना है कि व्यक्ति जो है वो सभी जीवित प्राणियों में बहुत ही हाई लेवल का ये प्राणी है और इसकी तुलना किसी भी मशीन और किसी भी पशुओं से नहीं की जा सकती। सो इसलिए हम कह सकते हैं कि व्यवहारवाद के एक ऑल्टरनेट के रूप में इसका जन्म हुआ था। आगे हम देखते हैं कि अस्तित्ववादी मनोवैज्ञानिकों का मत है कि व्यक्ति का मौलिक प्रकृति मानवीय होता है, जिसकी तुलना मशीन से नहीं की जा सकती। जैसा कि व्यवहारवादियों ने किया है कि उन्होंने व्यक्ति की तुलना मशीन से की है। उन्होंने साथ ही अस्तित्ववादी मनोवैज्ञानिकों ने व्यवहारवादियों द्वारा दिया गया कंडीशन रिफ्लेक्स, इसकी इन्होंने बहुत ज़्यादा आलोचना की है। आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे, टॉपिक पर आएंगे, जैसे लर्निंग की थ्योरी में हम पेवलोव की थ्योरी पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ें हमारी और ज़्यादा क्लियर होती चली जाएंगी। सो आगे हम देखते हैं कि अस्तित्ववादी मनोविज्ञान संपूर्ण व्यक्ति का अध्ययन करता है। मीन्स ये व्यक्ति के किसी एक भाव, किसी एक फीलिंग, किसी थोड़े पार्ट के बारे में नहीं, व्यक्ति के व्यक्तित्व के अंश के बारे में नहीं, बल्कि संपूर्ण व्यक्ति के बारे में ये बात करता है। जैसा कि मानवतावादी मनोविज्ञान भी जब हम इसके स्टडी कर रहे थे तो वहाँ भी हमने देखा था कि ह्यूमैनिस्टिक साइकोलॉजी भी व्यक्ति का संपूर्ण अध्ययन करता है। मीन्स व्यक्ति किस तरह से बिहेव करता है, व्यक्ति किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है, व्यक्ति में इमोशंस किस तरह से आते हैं। तो इन सभी चीज़ों का एक होल व्यक्ति के रूप में ये अध्ययन करता है। आगे हम देखते हैं कि यह मानवतावादी मनोविज्ञान के काफ़ी करीब आ जाता है। इसलिए मनोविज्ञान के तृतीय बल में मानवतावादी मनोविज्ञान के साथ अस्तित्ववादी मनोविज्ञान भी सम्मिलित है। सो हमने हमारी प्रीवियस वीडियोज़ में हमने कई बार चर्चा की हुई है मनोविज्ञान का फर्स्ट फोर्स साइको एनालिटिकल थ्योरी, जो कि फ्रायड के द्वारा दी गई है, उसको कहा जाता है। और मनोविज्ञान का सेकंड फोर्स बिहेवियरिज्म, जो कि वॉटसन के द्वारा दी गई, उसे कहा जाता है। और मनोविज्ञान का जो थर्ड फोर्स है, मीन्स पूरे मनोविज्ञान पर जिसका सबसे ज़्यादा प्रभाव है, जिन दो के बाद तीसरा ऐसा संप्रदाय जिसका सबसे ज़्यादा प्रभाव है, वो है ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी के साथ साथ में एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी का भी प्रभाव है। इसलिए हम ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी के साथ में एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी को भी हम थर्ड फोर्स कहते हैं। मीन्स इसको भी साथ साथ में रखा गया है। सो आगे हम देखते हैं कि एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी में क्या विचार दिए गए हैं, क्या थॉट्स दिए गए हैं। आगे हम इसकी थ्योरी को समझेंगे। सो हम यहाँ देखते हैं
कि यह मनुष्य को एक ऐसे प्राणी के रूप में अध्ययन करता है जो संसार में एक जीवित प्राणी के रूप में अपना अस्तित्व बनाए रखने में सक्षम होता है। मीन्स इनका मानना है, अस्तित्ववादियों का मानना है कि हर व्यक्ति जो भी संसार में जन्मा है वो खुद ही सरवाइव कर सकता है। मीन्स हर व्यक्ति के अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है कि व्यक्ति सरवाइव कर सके, अपना एक अस्तित्व बना कर रख सके और अपने आप को जीवित, अपना भरण पोषण वो स्वयं कर सकता है। इस बात पर इन्होंने बल दिया है। आगे ये बताते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का आंतरिक जिंदगी अनोखा होता है, जिसमें तरह तरह के प्रत्याक्षण होते हैं। बाह्य वातावरण के मूल्यांकन की भी क्षमताएं होती हैं। मीन्स यहाँ पे अस्तित्ववादी मनोविज्ञान, जैसे कि हम अदर स्कूल्स की हम बात करें, अगर हम साइको एनालिटिकल स्कूल की हम बात करें या फिर हम व्यवहारवाद स्कूल की हम बात करें, तो वहाँ हम देखते हैं कि वहाँ पे कुछ साइको एनालिटिकल थ्योरी में कुछ एबनॉर्मल व्यक्तियों पर अध्ययन किए गए और उसका जनरलाइजेशन कर दिया गया संपूर्ण मानव जाति पर। और अगर हम व्यवहारवाद की बात करें तो व्यवहारवाद में पशुओं पर अध्ययन किया गया और उसको मनुष्यों पर जनरलाइज किया गया। लेकिन अस्तित्ववादी इसी चीज का कट्टर विरोध करते हैं और इनका मानना है, इन्होंने इंडिविजुअल डिफरेंस पर बहुत ज्यादा फोकस किया है। इनका मानना है कि हर व्यक्ति क्योंकि अपने एक दूसरे से अलग होता है। अलग क्यों होता है? क्योंकि हर व्यक्ति की लाइफ की, हर व्यक्ति की जीवन की परिस्थितियां एक दूसरे से अलग होती हैं। अगर हम बात करें, अगर हम जुड़वा बच्चों की भी बात कर लें, यहाँ पे ट्विंस किड्स की भी अगर हम बात करें या फिर हम बिल्कुल सगे भाई बहनों की भी बात करें, तो हम पाते हैं कि वहाँ पे सबका ही, वो सगे भाई बहन ही क्यों ना हो या फिर ट्विंस ही क्यों ना हो, दोनों का लाइफ बिल्कुल एक दूसरे से अलग होता है। क्योंकि उनके अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं, अपना एक थिंकिंग प्रोसेस हो सकता है। किसी भी सिचुएशन के बारे में कोई व्यक्ति किसी भी सिचुएशन को अच्छा मान सकता है, वहीं दूसरा व्यक्ति उस सिचुएशन को बुरा भी या कॉम्प्लिकेटेड भी मान सकता है। इसलिए यहाँ पे इसी चीज पर अस्तित्ववादी मनोवैज्ञानिक फोकस करते हैं कि हर व्यक्ति क्योंकि एक दूसरे से अलग होता है और उनकी जिंदगी, उनकी लाइफ में अलग अलग परसेप्शन होते हैं, उनकी लाइफ में अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं। इसलिए हर व्यक्ति अपने बाह्य वातावरण का मूल्यांकन भी अलग अलग तरीके से करता है, अपने तरीके से करता है। आगे हम देखते हैं कि जीवित प्राणी के रूप में व्यक्ति सभी जातियों के प्राणियों से श्रेष्ठ है। इन्होंने कहा है कि अगर हम पशुओं पर स्टडी करके हम उसको अगर मनुष्यों पर जनरलाइज करते हैं तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जितने भी जीवित लिविंग थिंग्स हैं, जितने भी जीवित प्राणी हैं, तो उनमें से जो मनुष्य है, क्योंकि वो थिंकिंग कर सकता है, मनुष्यों में थिंकिंग प्रोसेस होती है और इसलिए मनुष्य जो है वो सबसे श्रेष्ठ है, सभी पशुओं में सबसे श्रेष्ठ कहा है अस्तित्ववादियों ने। आगे हम देखते हैं, यहाँ पे अस्तित्ववादी बतलाते हैं कि हर व्यक्ति की समस्याओं को उसके वास्तविक संदर्भ में अध्ययन करता है, ना कि उसके बारे में एक औसत सामान्यीकरण करता है। मीन्स अस्तित्ववादियों का मानना है कि जितने व्यक्ति होते हैं सबकी अलग अलग समस्याएं होती हैं, सबका अलग अलग परसेप्शन होता है, सबकी अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं, सबके अलग अलग फीलिंग्स हो सकते हैं। इसलिए हम किसी भी अगर जनरलाइजेशन की बात करें, अगर हम कुछ व्यक्तियों पर स्टडी करके उसको सभी व्यक्तियों पर हम अप्लाई करना चाहें तो इस तरह से हम व्यक्ति का अध्ययन हम नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ पे इसलिए अस्तित्ववादी मनोवैज्ञानिक हर व्यक्ति की समस्याओं को अलग अलग ढंग से उनके अकॉर्डिंगली ही उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और यही चीज़ हम आगे जब हम ये थेरेपी भी हम देखेंगे, ये एग्जिस्टेंशियल थेरेपी जब हम देखेंगे तो वहाँ भी हमें ये चीज़ ही देखने को मिलेगी। सो आगे हम देखते हैं, अस्तित्ववादी मनोविज्ञान का संबंध व्यक्ति के चेतन, भाव, मनोदशा और व्यक्तिक अनुभूतियों से होता है। मीन्स हर व्यक्ति का जो कॉन्शियस प्रोसेस होता है, हर व्यक्ति का जो फीलिंग होता है किसी भी सिचुएशन में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्टिमुलस को देखकर, सो हर व्यक्ति की ये चीज़ें अलग होती हैं क्योंकि उनमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं और अस्तित्ववादी मनोवैज्ञानिक इन्हीं चीज़ों का अध्ययन करते हैं। साथ ही साथ आगे हम देखते हैं कि अस्तित्ववादी मनोविज्ञान पर दर्शन शास्त्र का भी प्रभाव
पड़ता है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति दर्शन शास्त्रियों के थॉट से ही हुई थी। तो यहाँ हम देखते हैं कि अस्तित्ववादी मनोवैज्ञानिक आदमी का संबंध, व्यक्ति का व्यक्ति से क्या संबंध है, किस तरह से संबंध है, मानवीय मूल्यों, वैल्यूज, जिंदगी का अर्थ, दुख, मृत्यु आदि का भी अध्ययन करते हैं। मीन्स इनकी विचारधारा थोड़ी सी दार्शनिक भी होती है। आगे हम देखते हैं कि इनका प्रमुख कार्यक्षेत्र व्यक्तित्व, मनोचिकित्सा तथा परामर्श का रहा है। मीन्स इन्होंने ज़्यादातर पर्सनैलिटी पर कार्य किया है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस की व्याख्या की है, साइकोथेरेपी भी इनके द्वारा दी गई है और काउंसलिंग में भी इन्होंने इसका भी अध्ययन किया है। आगे हम देखते हैं कि इनके अनुसार व्यक्ति अपने अस्तित्व के लिए स्वयं जिम्मेदार होता है। मीन्स क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी अपनी परिस्थितियां हो सकती हैं, हर व्यक्ति के अलग अलग एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। आगे जाकर व्यक्ति क्या होगा, किस तरह का होगा, इसके लिए व्यक्ति खुद ही रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर में थॉट प्रोसेस चल रहा होता है, थिंकिंग प्रोसेस हर व्यक्ति के अंदर में चलता है। इसलिए अस्तित्ववादियों का मानना है कि व्यक्ति अपने अच्छे के लिए, अपने बुरे के लिए भी स्वयं रिस्पॉन्सिबल होता है। आगे हम देखते हैं कि इन्होंने अस्तित्ववादी मनोविज्ञान का स्वरूप प्रयोगात्मक नहीं होता, बल्कि घटना क्रिया प्रधान होता है, फेनोमेनोलॉजिकल एनालिसिस होता है। क्योंकि इन्होंने जनरलाइजेशन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, जनरलाइजेशन को इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है, इसलिए इन्होंने प्रयोगात्मक विधि को, प्रयोगात्मक मेथड को इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया और इन्होंने माना कि हर व्यक्ति की समस्याओं को हम घटना क्रिया प्रधान विश्लेषण या फिर फेनोमेनोलॉजिकल एनालिसिस के द्वारा उसको हम देख सकते हैं और उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। और साथ ही इन्होंने आत्मनिष्ठ वास्तविकता के विश्लेषण पर भी जोर दिया है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि इन्होंने आत्मनिष्ठ विधि, आत्मनिष्ठ मेथड का इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा यूज करने पर फोकस इन्होंने किया है। मीन्स इनकी साइकोलॉजी का मेथड क्या है, आत्मनिष्ठ वास्तविकता, सब्जेक्टिव रियलिटी, इस पर ये फोकस करते हैं। और इन्होंने इसके लिए 3 पहलू बतलाए हैं कि ये विश्लेषण किस तरह से होता है। तो ये 3 पहलुओं द्वारा होता है। पहला है अंतर्बोध, नेक्स्ट है विश्लेषण और लास्ट है वर्णन कारक, डिस्क्राइबिंग। सो अंतर्बोध में क्या होता है कि व्यक्ति अपनी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए, उस पर थिंकिंग करने के लिए व्यक्ति क्या करता है, तो व्यक्ति सबसे पहले अपने चेतन अनुभूतियों पर ध्यान केंद्रित करता है। व्यक्ति स्वयं ही ये चेतन अनुभूतियों पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। आगे हम देखते हैं एनालाइजिंग में क्या करता है। तो इसमें चेतन अनुभूतियों के विभिन्न पहलुओं की पहचान की जाती है और उसके संबंध पर प्रकाश डाला जाता है। और साथ ही अगर हम डिस्क्राइबिंग की बात करें तो इसमें क्या होता है कि व्यक्ति अपने चेतन अनुभूतियों को भाषा के रूप में प्रकट करता है ताकि अन्य लोग भी उसके एक्सपीरियंसेस को समझ सकें, जान सकें। इसलिए व्यक्ति अपने एक्सपीरियंसेस को भाषा के रूप में प्रकट करता है। तो हम कह सकते हैं कि इन्होंने भाषा पर भी फोकस किया हुआ है। सो यहाँ पे हमने देखा अस्तित्ववादी मनोविज्ञान के बारे में, इसके क्या थॉट्स हैं, इसकी क्या थ्योरी है। सो आपको ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। सो आज के लिए मैं वीडियो यहीं तक रखती हूँ। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कंट्रीब्यूटर्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि जिन जिन मनोवैज्ञानिकों का कंट्रीब्यूशन रहा है इसमें, इसको एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी को साइकोलॉजी बनाने में, उनके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।